डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th फिजिक्स यूनिट 5 द्रवण पिंड तथा घूर्णन गति कणों के निकाय की गति के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये बात करते हैं द्रवण पिंड होते क्या हैं। द्रवण पिंड जिन्हें बोलते हैं रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी। द्रवण पिंड किसे कहते हैं? द्रवण का मतलब होता है कठोर। वह पिंड जिन्हें दबाने पर उनकी आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे पिंडों को हम द्रवण पिंड कहते हैं। जैसे मान लो लोहे की कोई सख्त वस्तु बनी हुई है, तो लोहे के अंदर या किसी धातु के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं, वो इनके बीच में विस्थापन नहीं होता है। यानी विस्थापन क्या होता है? इनके बीच में शून्य होता है, कोई गैप नहीं होता है, कोई गैपिंग नहीं होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि द्रवण पिंड वह पिंड होते हैं जिन्हें दबाने पर उनकी आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात उनके कणों के बीच विस्थापन शून्य होता है, डिस्प्लेसमेंट शून्य होता है। वह क्या कहलाते हैं? द्रवण पिंड कहलाते हैं। अब बात ये आती है कणों के निकाय की गति। कणों के निकाय की गति, तो यहाँ लिख रहा है कणों के निकाय। तो कणों का निकाय यानी निकाय जो सिस्टम जो होता है वो कणों से मिलकर बना होता है। जैसे मान लो ये चौक है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। ये पूरा टोटल अगर बात करें हम छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के ये बना है, तो इसे हम निकाय बोल सकते हैं। साइकिल भी एक निकाय है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है, छोटे छोटे एपरेटस से, छोटे छोटे पुर्जों से मिलकर बनी हुई है। मोटरसाइकिल भी एक निकाय है। यानी जो वह पिंड, वह द्रवण पिंड, वह निकाय वह निकाय जो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? निकाय कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। अब हम बात करते हैं द्रव्यमान केंद्र की। द्रव्यमान केंद्र, क्योंकि इसमें पूरी यूनिट में द्रव्यमान केंद्र और कणों के निकाय की भी है, इसमें भी प्रकाश डालते हैं थोड़ा। द्रव्यमान केंद्र में क्या होता है? सेंटर ऑफ मास। किसी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र वह निश्चित बिंदु है, वह फिक्स्ड पॉइंट है जिस पर उस वस्तु का समस्त द्रव्यमान क्या होता है? केंद्रित होता है, वह द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। जैसे मान लो ये वस्तु है कोई, अगर इसका संतुलन पॉइंट हमें मिल जाता है तो उसका द्रव्यमान केंद्र कहलाता है वो। तो इधर का वजन और इधर का वजन क्या होता है? इसके एक ही बिंदु पर सेंट्रोइड होता है, इकट्ठा होता है, जिसे हम द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। इसे RCM से प्रदर्शित करते हैं। यानी एक होता है गुरुत्व केंद्र। तो गुरुत्व केंद्र क्या होता है? वह पॉइंट होता है जिस पर उस वस्तु का समस्त भार केंद्रित होता है। जिस बिंदु पर किसी वस्तु का समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है उसे द्रव्यमान केंद्र कहते हैं, और जिस बिंदु पर उस वस्तु का समस्त भार केंद्रित होता है उसे हम गुरुत्व केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ द ग्रेविटी। इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ द मास। इसे RCM से प्रदर्शित करते हैं। अब हम ये बताना चाहेंगे कि एक समान क्षण का जो द्रव्यमान केंद्र होता है वो बिल्कुल मध्य में होता है। एक समान क्षण का मतलब होता है यूनिफॉर्म रॉड। यहाँ ये चौक है, तो इसमें इसका हर जगह द्रव्यमान क्या है? मोटाई समान है, द्रव्यमान भी समान है। तो इसका जो द्रव्यमान केंद्र होगा बिल्कुल मध्य में होगा। यदि कोई क्षण ऐसी ले लें हम जिसका द्रव्यमान कहीं ज़्यादा है, कहीं पतली क्षण है, कहीं मोटी क्षण है, तो उसका द्रव्यमान केंद्र ज़्यादा वाले द्रव्यमान की तरफ को होगा। तो इसमें R का यूज हो रहा है। किसका यूज हो रहा है? R का। RCM से प्रदर्शित करते हैं।
तो द्रव्यमान केंद्र वह निश्चित बिंदु होता है किसी वस्तु का जिस पर उस वस्तु का समस्त द्रव्यमान क्या होता है, केंद्रित होता है, तो द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। और गुरुत्व केंद्र किसी वस्तु का वह फिक्स्ड पॉइंट होता है, वह निश्चित बिंदु होता है जिस पर उस वस्तु का समस्त वेट यानी समस्त भार केंद्रित होता है। भार को ही हम बल कहते हैं, F बराबर mg। अब इसके बाद में इस यूनिट के अंतर्गत जो टॉपिक आता है वो टॉपिक का नाम है द्विकण निकाय की गति, यानी दो कणों के निकाय की गति, दो कणों के निकाय, दो कणों का द्रव्यमान केंद्र, ये दो कणों का द्रव्यमान केंद्र, फिर आएगा n कणों का द्रव्यमान केंद्र। गति के बारे में बाद में बात करेंगे। तो दो कणों का द्रव्यमान केंद्र कैसे निकालते हैं, इसी प्रकार से हम 3 कणों का द्रव्यमान केंद्र निकाल सकते हैं, 4 कणों का निकाल सकते हैं, फिर कार्तीय रूप में भी इन फॉर्मूले को हम यूज कर सकते हैं। मान लो ये x अक्ष है और ये क्या है, y अक्ष है, दोनों अक्ष हैं, या एक z अक्ष भी ले सकते हैं। तो तीनों अक्षें जिस बिंदु पर मीट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, वो बिंदु ओरिजिन पॉइंट कहलाता है। मान लो एक्स वाई प्लेन में ये दो पार्टिकल्स रखे हैं, कण हैं, जिनका द्रव्यमान क्या है, पहले का m1 और दूसरे का क्या है, m2 है। पहले वाले द्रव्यमान m1 की मूल बिंदु O के सापेक्ष जो पोजीशन है वो r1 वेक्टर है, और दूसरे वाले द्रव्यमान की मूल बिंदु O के सापेक्ष जो पोजीशन वेक्टर है, स्थिति सदिश है, r2 वेक्टर है। इन दोनों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। यदि ये दोनों द्रव्यमान बराबर हैं m1 m2, तो इसका जो द्रव्यमान केंद्र होगा बिल्कुल बीच में होगा। यदि ये वाला द्रव्यमान m2 ज़्यादा है और ये वाला क्या है m1 कम है, तो द्रव्यमान केंद्र जो होगा इसके करीब में होगा, m2 के समीप में होगा ये। तो मैंने ये m2 थोड़ा ज़्यादा मान लिया है, ये c है, और ये दूरी क्या लिख देंगे हम, स्थिति सदिश O के सापेक्ष RCM। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, माना कोई निकाय या दृढ़ पिंड दो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिनके द्रव्यमान m1 व m2 हैं, और जिनके मूल बिंदु O के सापेक्ष जो पोजीशन वेक्टर हैं, अर्थात दूरियां मान सकते हैं हम अगर सदिश रूप में लें तो, अदिश रूप में r1 वेक्टर व r2 वेक्टर हैं, तब इसका जो द्रव्यमान केंद्र होगा वो RCM वेक्टर इज इक्वल टू आएगा m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर, और बटे में क्या m1 प्लस m2। और स्टूडेंट बता दें यहाँ ये दो कण के लिए है, अगर 3 कण होते तो प्लस m3 r3 प्लस m3, 4 कण होते तो इसी प्रकार से आप आगे बढ़ा सकते हैं। यदि हम जो कह रहे हैं कि दो कण के बाद में 3 कण, 4 कण, 5 कण, ऐसे ही हम कितने कण ले सकते हैं निकाय में, n कण ले सकते हैं। तो n कणों के लिए अगर इस सूत्र को अप्लाई करें हम, n कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर। इसके सदिश रूप में लिख रहा हूँ ये, इसमें हम अदिश रूप में भी लिख सकते हैं, प्लस n कण है अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस एंड सो ऑन प्लस mn। ये है, इस सूत्र का हम संक्षिप्त रूप भी लिख सकते हैं, संक्षिप्त शॉर्ट फॉर्म। जैसे मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस एंड सो ऑन प्लस mn, इसे मैंने कैपिटल M मान लिया। क्यों मान लिया? इस चौक को आप निकाय मान सकते हैं, सिस्टम मान सकते हैं,
इसमें एक कण ये है m1 द्रव्यमान का, एक कण ये है m2 द्रव्यमान का, एक कण ये है m3 द्रव्यमान का। इन टोटल कणों को जोड़ जोड़ करके एक बड़ा निकाय बनाया गया है। ये निकाय आपके सामने है। इस टोटल का जो द्रव्यमान देखेंगे हम वो कैपिटल M मान लिया है। यानी छोटे छोटे कणों को जोड़ करके जो द्रव्यमान आता है, जिसे हम कैपिटल M माना है हमने यहाँ, उसे हम निकाय का द्रव्यमान या द्रवण पिंड का द्रव्यमान कहते हैं। तब हम उपर्युक्त समीकरण से देखेंगे, इसे हम m लिख सकते हैं, तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1/m ब्रैकेट में m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर प्लस एंड सो ऑन mn rn वेक्टर। तो प्यारे स्टूडेंट्स, इसे हम संक्षिप्त रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं आप 1/m, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं समेसन i का मान 1 से लेकर n तक और mi ri वेक्टर। अब आपको ये थोड़ा कम समझ में आया होगा कि इसे हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं इतनी बड़ी लाइन को। अब समझें, i का मान मैंने बोला अभी 1 से लेकर n तक, 1 से लेकर n तक, तो 1 फिर 2 फिर 3 एंड सो ऑन n। वो निकाय 2 कणों का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, n का भी हो सकता है। तो 1/m और सिग्मा हटाते हैं तो इनके बीच में पदों में प्लस का निशान लगा देते हैं। पढ़ा होगा आपने समेसन, सम माने योग, समेसन। तो i का मान सबसे पहले हम 1 रखेंगे यहाँ पर, तो वही चीज़ लौट करके आएगी m1 r1 वेक्टर प्लस, अब i का मान 1 तो हमने लगा दिया दोनों जगह, i का मान हम 2 लगाएंगे तो m2 r2 वेक्टर प्लस, प्लस किस लिए आ रहा, सिग्मा हट गया, और i का मान क्या लगाएंगे अब 3, तो m3 r3 वेक्टर। और इसी प्रकार से मैं मानता हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ में जरूर आया होगा। अब इसी क्रम को आगे बढ़ते हुए हम द्रव्यमान केंद्र की गति की बारे में बात करेंगे, जो हमने द्रव्यमान केंद्र अभी बताया था। अब हम द्रव्यमान केंद्र की गति पढ़ा रहे हैं इसमें, तो आपसे पता चला द्रव्यमान केंद्र की गति, जब कोई निकाय या द्रवण पिंड गति करता है तो उसमें वेग आता है, और गति कब करता है, जब उस पर फोर्स लगता है F। तो इस आर्टिकल में ये सब चीज़ें आने वाली हैं, वेग भी आने वाला है, बल भी आने वाला है। बल के कारण ही कोई निकाय क्या करता है या द्रवण पिंड मोशन करता है, जिसमें वेलोसिटी होती है और त्वरण भी होता है। ये सब चीज़ें आप n कणों के निकाय के द्रव्यमान केंद्र से पढ़ने वाले हैं। अभी हमने फॉर्मूला बताया भी है, अब हम जानते हैं n कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र होता है m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस एंड सो ऑन mn rn वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन प्लस mn। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने बड़ी संक्षिप्त टर्म ले लिए, m3 r3 m4 r4 भी ले सकते हैं हम। अभी मैंने बताया था कि m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन mn को हम कैपिटल M लिख सकते हैं। ये छोटे छोटे कणों का द्रव्यमान है और छोटे छोटे कणों से मिलकर के एक निकाय या द्रवण पिंड बनता है, तो इसे हमें कैपिटल M माना है। तो RCM वेक्टर इज इक्वल टू, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1/m, m का मान लगा दें, इसका मान लगा देंगे ये वाला, तो ये आएगा m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस एंड सो ऑन प्लस mn rn वेक्टर। अब द्रव्यमान केंद्र की गति है ये, तो मुझे वेग बनाना है इसमें वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का सूत्र होता है विस्थापन बटे समय, तो इसमें समय कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, तो आप इस t के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t ऑफ एबोव इक्वेशन, यानी t के सापेक्ष दोनों तरफ क्या कर देंगे, अवकलन। तो ये आएगा
drcm वेक्टर अपॉन dt दैट विल बी इक्वल टू 1/m। तो m1 dr1 वेक्टर बटे dt प्लस m2 t के सापेक्ष अवकलन करते हैं d बटे dt आता है, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो d बटे dx आता है। जो मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हैं उन्हें ये आर्टिकल बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा, परंतु जो बायो के विद्यार्थी हैं उन्हें अवकलन डिफरेंशियल ठीक तरीके से नहीं आता है, वो समझ लें ठीक से। प्लस एन सो ऑन mn drn वेक्टर ओवर dt। अब स्टूडेंट्स हिसाब लगाइए, विस्थापन बटे समय क्या बन गया, ये वेग। अगर इसके ऊपर वेक्टर लग रहा है तो b के ऊपर भी हम वेक्टर लगा सकते हैं। द्रव्यमान केंद्र का cm लिख रहा है तो द्रव्यमान केंद्र का वेग बोलते हैं इसे। तो भाई लोगों जो m1 जैसे ये dr1 बटे वेक्टर बटे dt है, वैसे ये क्या बन गया, विस्थापन बटे समय वेग बन गया v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस एंड सो ऑन mn bn वेक्टर। अब द्रव्यमान केंद्र की गति, इसमें वेग भी आ रहा है देखो। अब हमें वेग वेलोसिटी कैसे प्राप्त हुई द्रव्यमान पिंड की, बल लगाने से। अब बल का भी बनाना है हमें। तो वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल क्या होता है, त्वरण होता है। तो मैं दोबारा डिफरेंशियल करूँगा, अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t, तो ये आएगा dBcm वेक्टर ओवर dt दैट विल बी इक्वल टू 1/m m1 dV1 वेक्टर बटे dt m2 dV2 वेक्टर बटे dt एंड सो ऑन प्लस mn dVn वेक्टर बटे dt। तो विद्यार्थियों यहाँ पर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल इसकी हिंदी हो गई, तो ये त्वरण बन गया। तो इसे लिखेंगे ACM वेक्टर। द्रव्यमान केंद्र का त्वरण कहते हैं इसे। दिस इज कॉल्ड द एक्सीलरेशंस ऑफ द सेंटर ऑफ द मास ऑफ रिजिड बॉडी। किसी द्रव्य पिंड के निकाय का द्रव्यमान केंद्र का त्वरण है ये। तिरछी गुणा कर लेंगे तो m इधर आ जाएगा, आपको पता होगा ये भी A1 बन गया, यहाँ 2 है तो ये क्या बन गया A2 वेक्टर एंड सो ऑन प्लस ये बन गया AN वेक्टर। विद्यार्थियों न्यूटन के गति के विषयक के न्यूटन के नियम पढ़े होंगे आपने, जिसका दूसरा नियम है F बराबर ma, m इंटू ए। m क्या द्रव्यमान, a क्या त्वरण। तो द्रव्यमान और त्वरण के प्रोडक्ट को, गुणनफल को हम बल कहते हैं। तो ये पहले कण पर लगने वाला बल है F1, ये F2, ये Fn। तो ये कोई निकाय है, इसमें छोटे छोटे कण आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इस पर एक कण पर लगने वाला बल है F1, दूसरे पे F2, तीसरे पे F2। ये थोड़ा थोड़ा ना मान करके एक बार में ही बल लगा दो इस द्रव्य पिंड पर, तो ये लगने वाला बाह्य बल कहलाएगा, F एक्सटर्नल फोर्स। तो m ACM वेक्टर इज इक्वल टू, ये बन गया F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस एंड सो ऑन प्लस Fn वेक्टर। तो m ACM वेक्टर पहले कण पर लगने वाला बल, दूसरे पर, फिर ऐसे ही n कण हो सकते हैं निकाय के अंदर, तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा, F एक्सटर्नल लिख सकते हैं हम। और बल कैसी राशि है, सदिश राशि है, त्वरण भी सदिश राशि है, इसलिए द्रव्यमान पे m वेक्टर नहीं लगा। द्रव्यमान कैसी राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी द्रव्य पिंड या निकाय पर लगने वाले कुल बाह्य बलों का जो योग होता है वो उस निकाय के कुल द्रव्यमान तथा द्रव्यमान केंद्र के त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ये बल का फॉर्मूला इस प्रकार से इस आर्टिकल के अंतर्गत आ गया। द्रव्यमान केंद्र की गति यहाँ से पूरे आर्टिकल में ये प्रूफ हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम कोणीय त्वरण के बारे में बात करेंगे। द्रव्य पिंड के बारे में तो पहले ही बता ही दिया था। देखो त्वरण जो होता है वो पथ पे डिपेंड करता है। अगर सीधे चल रहे हैं आप और मोड़ भी आ जाता है तो भी कोई बात नहीं है, परंतु एक वृत्त नहीं बनना चाहिए।
अर्थात सीधे चलने पृथ्वी पर आप तो रेखीय त्वरण होगा, और वृत्ताकार बारंबार घूम रहे हैं आप, एक 360 डिग्री का कोण बनाते हुए घूम रहे हैं इस प्रकार से बार बार, तो कोणीय त्वरण होगा। और पृथ्वी से कोई पिंड ऊपर की ओर फेंक रहे हैं या ऊपर से नीचे की ओर फेंक रहे हैं तो विद्युत चिन्ह के गुरुत्वीय त्वरण आता है, ग्रेविटेशनल। तो यहाँ हम कोणीय त्वरण की बात करेंगे। जब कोणीय त्वरण है तो पथ कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। रेखीय वेग परिवर्तन की दर को तो रेखीय त्वरण कहते हैं, और कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। इसे अल्फा से लिखते हैं। तो कोणीय त्वरण बराबर कोणीय वेग परिवर्तन बटे क्या, समय अंतराल। तो कोणीय त्वरण को अल्फा से, इसमें ऐसा लिखना, माना किसी वस्तु का प्रारंभिक कोणीय वेग क्या है, ओमेगा 0 है, ओमेगा नॉट है, तथा स्मॉल टी समय बाद उसका अंतिम कोणीय वेग ओमेगा हो जाता है, तब उसका कोणीय त्वरण। या ऐसे लिख सकते हैं, प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा 1 और टी समय बाद उसका अंतिम कोणीय वेग ओमेगा 2 हो जाता है। तो अंतिम हमेशा ज़्यादा होगा, प्रारंभिक कम होगा, तो ओमेगा 2 में से ओमेगा 1 घटा देंगे तो वो डेल्टा ओमेगा कहलाएगा। डेल्टा परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ डेल्टा ओमेगा बटे डेल्टा टी। तो एल्फा इजकल टू आ जाएगा डी ओमेगा, लिमिट लेने पर डी ओमेगा बटे डी टी। ठीक है, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और नेक्स्ट वीडियो में पुनः उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।